नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निवास स्थिति एवं कर दायित्व। करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण करना कर दायित्व के लिए आवश्यक है। करदाता का कर निर्धारण उसकी निवास स्थिति के आधार पर ही किया जाता है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए आयकर अधिनियम में कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ शर्तें बनाई गई हैं और उन शर्तों के आधार पर ही करदाता की निवास स्थिति का पता लगाया जाता है। करदाता की निवास स्थिति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो जो है करदाता है वो भारतीय मूल का है या फिर विदेशी है, यानी कि करदाता की निवास स्थिति के लिए करदाता की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई करदाता भारतीय नागरिक हो लेकिन वो करदाता किसी गत वर्ष में अनिवासी की स्थिति में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई करदाता विदेशी मूल का हो, विदेशी नागरिक हो, लेकिन किसी गत वर्ष में उसकी निवास स्थिति कर निर्धारण के लिए निवासी की हो। इसलिए करदाता की नागरिकता से करदाता की निवास स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए जो है आयकर अधिनियम में जो शर्तें बनाई गई है उनके आधार पर ही हम जो है करदाता की निवास स्थिति का पता लगाते हैं। तो करदाता की निवास स्थिति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे करदाता की निवास स्थिति के आधार पर जो है उसके कर दायित्वों का निर्धारण, कर का भार किस प्रकार करदाता की निवास स्थिति के अनुसार करदाता पर डाला जाता है। निवास स्थिति के आधार पर कर दायित्व या कर का भार। तो हमने बात की थी कि करदाता की निवास स्थिति में करदाता साधारण निवासी, असाधारण निवासी या फिर अनिवासी की स्थिति में हो सकता है, और करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण प्रत्येक गत वर्ष के लिए किया जाता है। हो सकता है किसी गत वर्ष में कोई करदाता अनिवासी की स्थिति में हो, लेकिन किसी अन्य गत वर्ष में करदाता जो है निवासी की स्थिति में भी हो सकता है। तो प्रत्येक गत वर्ष के लिए करदाता की निवास स्थिति अलग अलग हो सकती है और प्रत्येक गत वर्ष के लिए करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो निवास स्थिति के आधार पर कर दायित्व या कर का भार। कर दायित्व करदाता की निवास स्थिति हो सकती है साधारण निवासी, असाधारण निवासी, या फिर अनिवासी। निवासी की भी दो जो है अलग अलग श्रेणियां हैं, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। वेष्टि करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार जो करदाता है वो करदाता साधारण निवासी और असाधारण निवासी हो सकते हैं। इनके अलावा जो फर्म, कंपनी या कोई जो अन्य प्रकार के करदाता हैं उनके लिए केवल दो ही प्रकार की निवास स्थिति हो सकती है, या तो वो निवासी होंगे या फिर अनिवासी होंगे। लेकिन वेष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी और असाधारण निवासी की श्रेणी में आते हैं। तो निवास स्थिति के आधार पर अलग अलग कर का दायित्व होता है। हम बात कर चुके हैं कि करदाता की निवास स्थिति ज्ञात करना कर निर्धारण के लिए बहुत आवश्यक है। कर का दायित्व उसकी निवास स्थिति के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। आय का विवरण। अब करदाता की निवास स्थिति के आधार पर किस प्रकार से कर दायित्व उसका निर्धारित किया जाता है, किस प्रकार कर का भार उत्पन्न होता है। तो देखते हैं कि पहला है, मान लीजिए कोई आय भारत में उपार्जित का मतलब कमाई गई, भारत में अपनी सेवाएं प्रदान करके या भारत में किसी प्रकार का व्यवसाय करके कोई आय भारत में कमाई जाती है, तो भारत में उपार्जित एवं प्राप्त किसी आय का उपार्जन, कोई आय भारत में कमाई गई और भारत में ही प्राप्त कर ली गई, तो भारत में उपार्जित एवं प्राप्त
अथवा भारत में उपार्जित एवं प्राप्त समझी जाने वाली आय। तो हम बात कर रहे हैं ऐसी आय के संबंध में जो आय भारत में ही कमाई गई और भारत में प्राप्त की गई। तो करदाता द्वारा अगर कोई आय भारत में कमाई गई है और उस आय को भारत में ही प्राप्त किया जाता है तो करदाता की निवास स्थिति चाहे किसी प्रकार की हो वो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। तो अगर करदाता साधारण निवासी है तो ऐसी आय साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी। अगर करदाता असाधारण निवासी है तो असाधारण निवासी के लिए भी ऐसी आय कर योग्य होगी। अगर करदाता अनिवासी है तो भी ऐसी आय कर योग्य होगी। तो जो आय भारत में उपार्जित की गई है यानी भारत में कमाई गई है और भारत में ही प्राप्त की गई है वो सभी प्रकार के करदाताओं के लिए यानी कि साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य होती है। दूसरा है भारत में उपार्जित परंतु विदेश में प्राप्त आय। दूसरी स्थिति ऐसे हो सकती है कि कोई आय भारत में कमाई गई हो, भारत में अपनी सेवाएं प्रदान की गई हो किसी करदाता द्वारा, लेकिन वो आय प्राप्त हुई विदेश में। लेकिन जब किसी आय का संबंध भारत से है यानी भारत में रहकर भारत के संसाधनों का उपयोग करके अगर कोई आय कमाई जाती है तो उस करदाता की जो निवास स्थिति है वो चाहे किसी भी प्रकार की हो, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए ऐसी आय कर योग्य होती है क्योंकि उस आय को भारत में रहकर कमाया गया है तो भारत में उस आय पर कर चुकाना पड़ेगा। तो ये आय भी सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। तीसरा है विदेश में उपार्जित परंतु भारत में प्राप्त आय। अगर आय विदेश में कमाई गई है, विदेश में रहकर उपार्जित की गई है, लेकिन ऐसी आय भारत में प्राप्त की गई है तो ऐसी आय पर भी सभी प्रकार के करदाताओं को कर चुकाना पड़ेगा क्योंकि ऐसी आय भारत में प्राप्त की गई है। तो जो आय भारत में प्राप्त की गई है उस आय पर भारत में कर चुकाना पड़ेगा। तो चाहे करदाता की निवास स्थिति किसी प्रकार की हो, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए ऐसी आय कर योग्य होती है। चौथी स्थिति है विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त आय। अब अगर कोई आय विदेश में यानी कि भारत के बाहर रह के किसी दूसरे देश में वो आय कमाई गई है और उसी दूसरे देश में ही उस आय को प्राप्त किया गया है, यानी कि विदेश में उस आय को कमाया गया और विदेश में ही प्राप्त किया गया, तब करदाता की निवास स्थिति को देखना पड़ेगा। तो अगर कोई करदाता है और उसने आय का उपार्जन आय विदेश में कमाई है और उस आय को विदेश में ही प्राप्त किया गया है और करदाता की निवास स्थिति अनिवासी की है तो ऐसी आय अनिवासी करदाता के लिए कर योग्य नहीं होती। इसी प्रकार अगर करदाता की निवास स्थिति असाधारण निवासी की है तो ऐसी आय असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य नहीं होती। अगर आय का उपार्जन आय अगर विदेश में कमाई गई है और विदेश में ही प्राप्त की गई है तो असाधारण निवासी और अनिवासी दोनों के लिए ऐसी आय कर योग्य नहीं होती। लेकिन अगर करदाता की निवास स्थिति साधारण निवासी की है यानी कि वो भारत में ही रहता है, उसकी निवास स्थिति साधारण निवासी की है तो वो आय भले ही विदेश में कमाई गई हो और विदेश में प्राप्त की गई हो, ऐसी आय पर साधारण निवासी को कर चुकाना पड़ेगा। ऐसी आय
जो है साधारण निवासी के लिए कर योग्य होती है। पांचवी स्थिति है विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त आय ऐसी आय का संबंध भारत में स्थापित व्यवसाय एवं पेशे से हो। किसी करदाता द्वारा कोई आय विदेश में ही कमाई गई हो और विदेश में ही प्राप्त की गई हो, लेकिन ऐसी आय का संबंध भारत में स्थापित व्यवसाय एवं पेशे से हो। यानी कि जो आय कमाई गई है विदेश में रहकर और जो आय विदेश में रहकर प्राप्त की गई है, उस आय को प्राप्त करने का जो साधन है, उस आय का संबंध भारत में स्थापित किसी व्यवसाय अथवा पेशे से अगर है, तो ऐसी आय अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होती, असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होती है और साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होती है। जो चौथी और पांचवी स्थिति है, इन दोनों में अंतर क्या है कि जो चौथी स्थिति है उसमें है कि विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त आय, जो आय विदेश में कमाई गई और विदेश में प्राप्त की गई है, लेकिन इस आय का संबंध भारत से नहीं है, इस आय का संबंध भारत में स्थापित किसी व्यवसाय अथवा पेशे से नहीं है, तो ऐसी आय केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य होती है, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होती। लेकिन ऐसी आय जो विदेश में उपार्जित और विदेश में प्राप्त हुई है, लेकिन उस आय का संबंध भारत में स्थापित व्यवसाय एवं पेशे से है, तो ऐसी आय साधारण निवासी और असाधारण निवासी दोनों के लिए कर योग्य होती है और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं। तो पहले यह देखा जाता है कि आय का प्रकार क्या है, किस प्रकार की आय है, और फिर उस आय पर करदाता की निवास स्थिति के अनुसार ही उस आय पर कर के दायित्व का निर्धारण किया जाता है कि कोई आय कर योग्य है अथवा कर योग्य नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें तीसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 43। क्वेश्चन है, श्री दिनेश चंद्र ने कर निर्धारण वर्ष 2020-21, जो अभी हमारा कर निर्धारण वर्ष है वो है 2020-21, 2020-21 से संबंधित गत वर्ष में कमाई गई कर योग्य आय के संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत किया। तो कुछ आयों के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया है। लास्ट में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दिनेश चंद्र की सकल कुल आय की गणना कीजिए। यदि वह, अब इस दिनेश चंद्र जो है एक व्यक्ति है, उसकी अलग अलग निवास स्थिति दी गई है कि उसकी कर योग्य आय का निर्धारण करना है, सकल कुल आय की गणना करनी है। अगर वह भारत में निवासी हो, असाधारण निवासी हो या फिर अनिवासी हो, तो इस दिनेश चंद्र की अलग अलग निवास स्थिति दी गई है और निवास स्थिति के आधार पर हमको सकल कुल आय की गणना करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटेशन of gross total income of Mr. Dinesh Chandra for the assessment year 2020-21। अलग अलग निवास स्थिति दी गई है इसकी। अगर वो रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, निवासी है, साधारण असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी है, नॉन रेजिडेंट। तो जो करदाता है मिस्टर दिनेश चंद्र, उसकी अलग अलग निवास स्थिति के आधार पर जो है उसकी सकल कुल आय की गणना करनी है। जापान के विकास बॉन्ड्स पर ब्याज, इंटरेस्ट
ऑन जापानीज डेवलपमेंट बॉन्ड। तो जापान के विकास बॉन्ड पर ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ये आय जापान में उपार्जित मानी जाएगी, यानी इस आय को विदेश में कमाया गया है। तो अगर कोई आय विदेश में कमाई गई है, चाहे वो आय विदेश में प्राप्त हुई हो या वो आय भारत में प्राप्त हुई हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई करदाता साधारण निवासी है और उसके द्वारा किसी प्रकार की आय कमाई जाती है, चाहे विदेश में कमाई गई हो, विदेश में प्राप्त की गई हो, विदेश में कमाई गई हो, भारत में प्राप्त की गई हो, सभी प्रकार की आय उसके लिए कर योग्य होती है। तो जो जापान के विकास बॉन्ड पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है मिस्टर दिनेश चंद्र को, अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति अगर रेजिडेंट की है, अगर निवासी की है, साधारण निवासी की है, तो जो भी उनको ब्याज मिला है जापानीज विकास बॉन्ड पे, वो उनके लिए कर योग्य होगा। तो जापानीज विकास बॉन्ड पे जो उनको ब्याज मिला है, उपार्जित हुआ है 1 लाख रुपए का, वो अगर उनकी करदाता की स्थिति रेजिडेंट की है तो पूरा का पूरा ब्याज है वो कर योग्य होगा। अब देखते हैं कि अगर दिनेश चंद्र की स्थिति असाधारण निवासी की हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की हो, तो ये आय किस प्रकार से कर योग्य होगी। लिखा है जापान के विकास बॉन्ड्स पर ब्याज इनका आधा भाग भारत में प्राप्त किया। तो जो भी आय थी विकास बॉन्ड पर 1 लाख रुपए का ब्याज था, उस ब्याज का आधा भाग भारत में प्राप्त किया गया है। विदेश में उपार्जित और विदेश में प्राप्त आय दोनों ही प्रकार के करदाताओं के लिए, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होती। विदेश में उपार्जित परंतु भारत में प्राप्त आय, तो जो आय विदेश में कमाई गई है लेकिन उसको प्राप्त किया है भारत में, तो ऐसी आय असाधारण निवासी और अनिवासी दोनों के लिए ही कर योग्य होती है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की आय उपार्जित की गई है, यानी कि जो ब्याज है वो 1 लाख रुपए का है, लेकिन उस 1 लाख रुपए में से भारत में प्राप्त हुआ है 50,000। तो विदेश में उपार्जित और भारत में प्राप्त, तो विदेश में तो 1 लाख रुपए की आय उपार्जित हुई, लेकिन भारत में केवल 50,000 रुपए प्राप्त किए हैं। तो विदेश में उपार्जित और भारत में प्राप्त आय असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य है। तो जो हिस्सा भारत में प्राप्त हुआ है वो असाधारण निवासी, तो अगर मिस्टर चंद्र प्रकाश असाधारण निवासी की स्थिति में है, तो जो हिस्सा भारत में प्राप्त हुआ है, भारत में 50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो 50,000 रुपए की आय कर योग्य होगी। और अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की स्थिति नॉन रेजिडेंट की है, अनिवासी की है, तो जो भारत में प्राप्त आय है 50,000 रुपए की, तो भारत में प्राप्त हिस्सा ही कर योग्य होगा। तो जो जापानीज विकास बॉन्ड पर जो ब्याज है उसमें अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की करदाता की स्थिति निवासी की है तो 1 लाख रुपए कर योग्य होंगे। अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की स्थिति नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी असाधारण निवासी और नॉन रेजिडेंट असाधारण निवासी की है तो 50,000 रुपए जो है कर योग्य होंगे। दूसरा है पाकिस्तान में कृषि से आय जिसे वहीं प्राप्त किया गया परंतु बाद में भारत में भेज दिया गया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान received their later on remitted to इंडिया। तो पाकिस्तान में कृषि से आय, भारत में अगर कोई कृषि से आय हो तो वो करदाता के लिए कर मुक्त होती है, लेकिन मिस्टर दिनेश चंद्र ने जो आय कमाई है कृषि से वो पाकिस्तान में कमाई है तो विदेशी कृषि आय कर योग्य होती है। तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान रिसीव्ड देयर लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, विदेश में उपार्जित हुई है, जो कृषि आय है वो पाकिस्तान में कमाई गई, इसका मतलब विदेश में ही कमाई गई है, विदेश में उपार्जित हुई है और रिसीव्ड देयर और वहीं प्राप्त हुई है, बाद में उसको भारत में भेजा गया। तो जो आय विदेश में उपार्जित की गई है और विदेश में ही प्राप्त हुई है वो आय असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होती। परंतु
विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त आय साधारण निवासी के लिए कर योग्य होती है। यानी साधारण निवासी के लिए किसी भी प्रकार की आय हो, चाहे वो विदेश में उपार्जित हो, विदेश में प्राप्त हो, विदेश में उपार्जित हो, भारत में प्राप्त हो, भारत में उपार्जित हो, भारत में प्राप्त हो, भारत में उपार्जित हो, विदेश में प्राप्त हो, किसी प्रकार की आय है वो रेजिडेंट के लिए, साधारण निवासी के लिए हमेशा कर योग्य होती है। तो जो कृषि से पाकिस्तान में जो आय प्राप्त हुई है वो आय जो है, अगर मिस्टर दिनेश चंद्र अगर रेजिडेंट है तो उनके लिए वो कर योग्य होगी। तो पाकिस्तान में कृषि से आय है 2 लाख रुपए की, तो ये 2 लाख रुपए की आय मिस्टर दिनेश चंद्र के लिए अगर वो रेजिडेंट है तो कर योग्य होगी। अगर वो नॉन रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उनके लिए वो कर योग्य नहीं होगी। तीसरा है, बर्मा में व्यापार से उपार्जित आय जिसका नियंत्रण भारत से होता है। बर्मा में व्यापार से आय income earned in Burma from business which is controlled from India, which is controlled from India। तो बर्मा में व्यवसाय से आय प्राप्त हुई है, यानी कि बर्मा में उपार्जित हुई है और बर्मा में ही प्राप्त हुई है, यानी विदेश में उपार्जित हुई है और विदेश में ही प्राप्त हुई है। तो जो आय विदेश में उपार्जित हुई है और विदेश में ही प्राप्त हुई है वो अनिवासी करदाता के लिए कर योग्य नहीं होती। अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की स्थिति अनिवासी करदाता की है तो उनके लिए वो आय कर योग्य नहीं होगी। और अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की स्थिति निवासी की है, साधारण निवासी की है, तो वो आय कर योग्य हो जाएगी, क्योंकि जो निवासी है उस करदाता के लिए सभी प्रकार की आय कर योग्य होती है, चाहे वो विदेश में प्राप्त हुई हो, चाहे भारत में प्राप्त हुई हो, विदेश में उपार्जित हुई हो, भारत में उपार्जित हुई हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो 3 लाख की आय है, तो 3 लाख की जो ये आय है बिजनेस से, बर्मा में जो बिजनेस है उससे आय प्राप्त हुई है, वो अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की स्थिति निवासी की है तो वो 3 लाख रुपए की आय उनके लिए कर योग्य होगी। अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की स्थिति अनिवासी की है तो मिस्टर दिनेश चंद्र के लिए वो कर योग्य नहीं होगी। अब बात करते हैं असाधारण निवासी की। तो अगर विदेश में प्राप्त आय हुई है, विदेश में उपार्जित की गई और विदेश में ही प्राप्त हुई है, तो वो असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य नहीं होती। लेकिन अगर उस आय का संबंध भारत में स्थापित व्यवसाय एवं पेशे से है या उस व्यवसाय का कंट्रोल भारत से होता है, तो ऐसी आय फिर जो है असाधारण निवासी यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी कर योग्य होती है। तो यहाँ पर जो बर्मा में व्यवसाय है वो उसका नियंत्रण भारत से किया जाता है। तो जब नियंत्रण भारत से किया जाता है तो ऐसी आय जो है असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी कर योग्य होती है। विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त आय, ऐसी आय का संबंध भारत में स्थापित व्यवसाय एवं पेशे से हो तो वो आय साधारण निवासी और असाधारण निवासी दोनों के लिए कर योग्य होती है। चौथा है, भारतीय कंपनी द्वारा मई 2019 में चुकाया गया लाभांश जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया। देखिए 4 नंबर पॉइंट की बात हमने अभी तक नहीं की है, जो भी हमने पढ़ा है निवास स्थिति में उसके लिए हमने जो ये 4 नंबर पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर भारतीय कंपनी द्वारा कोई लाभांश चुकाया जाता है तो वो लाभांश 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। तो यहाँ पर भारतीय कंपनी से मई 2019 में लाभांश प्राप्त हुआ है जिसे भारत के बाहर प्राप्त किया गया है। 1 लाख रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ है मिस्टर दिनेश चंद्र को। तो 10 लाख रुपए तक अगर भारत की कंपनी से कोई लाभांश प्राप्त होता है तो वो लाभांश कर मुक्त होता है। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये जो है मिस्टर दिनेश चंद्र के लिए कर मुक्त होगा, कर योग्य नहीं होगा, चाहे मिस्टर दिनेश चंद्र की स्थिति निवासी की हो, अनिवासी की हो या फिर असाधारण निवासी की हो। तो 4 नंबर पॉइंट जो है वो आय कर मुक्त है। 5वां है, गत वर्ष 2015-16 के लाभ गत वर्ष में लाए गए। हम बात कर रहे हैं गत वर्ष प्रीवियस ईयर 2019-20 की, 2019-20 की। तो जो आय गत वर्ष में ही उपार्जित हुई है, गत वर्ष में प्राप्त हुई है, गत वर्ष में जिस आय का संबंध गत वर्ष से है उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 5वें पॉइंट में कहा गया गत वर्ष 2015-16 के लाभ। तो यह आय गत वर्ष से पूर्व के वर्षों से संबंधित है। तो जो आय गत वर्ष से पूर्व के वर्षों से संबंधित है, विदेश में कमाई गई है और भारत में लाई गई है, वो आय करदाता के लिए कर योग्य नहीं होती, चाहे करदाता की निवास स्थिति किसी प्रकार की हो, चाहे करदाता साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या फिर अनिवासी हो।
गत वर्ष से पूर्व के वर्षों की विदेशी आय अगर भारत में लाई गई हो तो वो किसी प्रकार के करदाता के लिए कर योग्य नहीं होती। तो चौथा और पांचवा पॉइंट जो है वो आय कर योग्य नहीं है। वो हमको क्वेश्चन हल करते समय दोनों प्रकार की आय लिख के दिखाना है, लेकिन यहाँ पर जगह की कमी है, इसलिए इन आयों को यहाँ पर क्वेश्चन में मैं लिख नहीं रहा हूँ। छठा है, जयपुर में व्यवसाय से आय जिसका नियंत्रण नेपाल से किया जाता है। जयपुर में व्यवसाय से आय है जिसका नियंत्रण जो है नेपाल से किया जाता है, लेकिन जयपुर में व्यवसाय करके भारत में ही उस आय का उपार्जन कर लिया गया है। तो अगर भारत में कोई आय कमाई जाती है तो वो आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। भारत में उपार्जित आय, चाहे वो भारत में प्राप्त हुई हो या विदेश में प्राप्त हुई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत में भारत के प्राकृतिक संसाधनों का, भारत के साधनों का, सुविधाओं का उपयोग करके अगर कोई आय कमाई जाती है तो वो आय सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है, चाहे उस करदाता की निवास स्थिति निवासी की हो, असाधारण निवासी की हो या फिर अनिवासी की हो। तो ये जो आय है 1,20,000 रुपए की, ये आय जो है कर योग्य होगी, चाहे मिस्टर दिनेश चंद्र जो है उसकी निवास स्थिति किसी भी प्रकार की हो। प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन जयपुर, प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन जयपुर, तो 1,20,000 रुपए की आय है। ये सभी प्रकार की निवास स्थितियों में मिस्टर चंद्र प्रकाश के लिए कर योग्य होगी। ये 1 नंबर पॉइंट है। ये 1 नंबर है, ये दूसरा है, ये 3 नंबर है और ये 6 नंबर पॉइंट है। आगे है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए बिल्डिंग एट इंदौर बट रिसीव्ड इन श्रीलंका। आय भारत में उपार्जित हुई है, जो बिल्डिंग है उसका विक्रय किया गया इंदौर में, तो भारत में उपार्जित आय चाहे कहीं भी प्राप्त हो, चाहे भारत में प्राप्त हो, विदेश में प्राप्त हो, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। तो 90,000 रुपए की जो आय है वो मिस्टर चंद्र प्रकाश के लिए, चाहे उनकी निवास स्थिति रेजिडेंट की हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की हो या फिर नॉन रेजिडेंट की हो, सभी प्रकार की निवास स्थितियों में यह आय कर योग्य होगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 90,000 रुपए, 90,000, 90,000, तीनों प्रकार की निवास स्थितियों में जो ये आय है कर योग्य होगी। पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन जर्मनी, तो जो भूतपूर्व नियोक्ता था मिस्टर दिनेश चंद्र का, उस भूतपूर्व नियोक्ता से पेंशन प्राप्त हुई है और वो एम्प्लॉयर इंडिया का था लेकिन जर्मनी में प्राप्त हुई है। तो जो भूतपूर्व नियोक्ता है, जहां पर जो है मिस्टर दिनेश चंद्र काम करते थे, इंडिया का नियोक्ता है, इंडिया में काम करते थे, उस नियोक्ता से उनको पेंशन प्राप्त हुई है। तो इंडिया का नियोक्ता है, भारत का है नियोक्ता, तो ऐसी आय भारत में उपार्जित हुई है। तो भारत में उपार्जित आय चाहे विदेश में प्राप्त हो, भारत में प्राप्त हो, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए वो कर योग्य होती है। तो ये जो 40,000 रुपए की जो पेंशन उनको जर्मनी में प्राप्त हुई है, ये कर योग्य होगी, चाहे उनकी निवास स्थिति निवासी की हो, असाधारण निवासी की हो या फिर अनिवासी की हो। 8वां पॉइंट है, पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर। ₹40,000। अगला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन मलेशिया फ्रॉम श्री राम गोपाल ए नॉन रेजिडेंट अगेंस्ट अ लोन प्रोवाइडेड टू हिम टू रन अ बिजनेस इन इंडिया ₹60,000। तो मलेशिया में ब्याज प्राप्त हुआ है दिनेश चंद्र को। इन्होंने एक अनिवासी को श्री राम गोपाल जो कि एक अनिवासी है, उनको लोन दिया हुआ था, ऋण दिया हुआ था, और उस ऋण के बदले जो उनको है ब्याज प्राप्त हुआ है मलेशिया में।
और जो श्री राम गोपाल है जो कि जिनकी करदाता जो कि निवास स्थिति अनिवासी की है और वो जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं भारत में। तो जो राम गोपाल है वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं भारत में और दिनेश चंद्र ने उनको ब्याज दिया है, तो वो भारत में व्यवसाय कर रहे हैं और भारत में ऐसी आय का उपार्जन हुआ है। और जो दिनेश चंद्र है उनको जो आय प्राप्त हुई है वो मलेशिया में हुई है। तो भारत में उपार्जित आय चाहे भारत में प्राप्त हो या विदेश में प्राप्त हो, कहीं भी प्राप्त हो, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। तो दिनेश चंद्र की निवास स्थिति चाहे निवासी की हो, असाधारण निवासी की हो या अनिवासी की हो, दिनेश चंद्र के लिए ऐसी आय कर योग्य होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन मलेशिया, 9 नंबर पॉइंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन मलेशिया 60,000 रुपये का ब्याज है। तो सभी प्रकार की निवास स्थितियों में दिनेश चंद्र के लिए वो ये आय कर योग्य होगी, क्योंकि इस आय की कमाई भारत से की गई है। जो श्री राम गोपाल है वो भारत में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लास्ट है 10वां पॉइंट। फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान फ्रॉम श्री कपिल ए रेजिडेंट। जो श्री कपिल है वो निवासी है, उनकी करदाता की जो उनकी निवास स्थिति है वो निवासी की है। तो श्री कपिल से उनको फीस प्राप्त हुई है अफगानिस्तान में फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो जो कपिल है वो भारत के बाहर व्यवसाय करते हैं और जो दिनेश चंद्र है उनके द्वारा कपिल से कोई फीस प्राप्त की गई है और वो फीस अफगानिस्तान में प्राप्त की गई है। तो कपिल का जो व्यवसाय है वो भारत के बाहर है और कपिल जो फीस प्राप्त की गई है वो फीस भी भारत के बाहर अफगानिस्तान में प्राप्त की गई है। तो जो आय है उस आय का उपार्जन भारत के बाहर हुआ है, विदेश में हुआ है, क्योंकि जो कपिल का व्यवसाय है वो भारत के बाहर है। तो विदेश में उपार्जित आय है और विदेश में ही प्राप्त की गई है, वो आय जो है अफगानिस्तान में प्राप्त की गई है। तो ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित है और भारत के बाहर ही प्राप्त की गई, यानी विदेश में कमाई गई और विदेश में ही प्राप्त की गई है, तो ऐसी आय अनिवासी करदाता और असाधारण निवासी दोनों के लिए ही कर मुक्त होती है, कर योग्य नहीं होती। तो जो 10वां पॉइंट है उसमें जो आय कमाई गई है दिनेश चंद्र के लिए, अगर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति अनिवासी की है तो वो आय जो है दिनेश चंद्र के लिए कर योग्य नहीं होगी, क्योंकि वो आय विदेश में उपार्जित हुई है और विदेश में ही प्राप्त हुई है। अगर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति असाधारण निवासी की है तो भी ऐसी आय दिनेश चंद्र के लिए कर योग्य नहीं होगी, क्योंकि विदेश में ही उपार्जित की गई है और विदेश में ही प्राप्त की गई है। लेकिन अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति निवासी की है, साधारण निवासी की है, तो ऐसी आय दिनेश चंद्र के लिए कर योग्य होगी, क्योंकि जो साधारण निवासी है उसके लिए सभी प्रकार की आय कर योग्य होती है। तो अगर विदेश में उपार्जित कोई आय विदेश में उपार्जित की गई है और विदेश में ही प्राप्त की गई है तो वो साधारण निवासी के लिए कर योग्य होती है। विदेश में उपार्जित एवं विदेश में प्राप्त आय साधारण निवासी के लिए कर योग्य होती है। तो 10वां पॉइंट है फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान। फीस रिसीव्ड इन अफगानिस्तान। यहां पर जगह की कमी के कारण पूरा जो है डिटेल में पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन हल करते समय आपको पूरा जो पॉइंट है वो पूरा डिटेल में जो आय का विवरण देना है कि किस प्रकार की आय है। यहां पर हमने शॉर्ट में लिखा है जगह की कमी के कारण। तो ये जो आय है ये है 40,000 रुपये की, 40,000 रुपये की फीस प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से जो भी इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट दिए गए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल इनकम, तो जो मिस्टर दिनेश चंद्र है, अगर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति रेजिडेंट की है, निवासी की है, साधारण निवासी की है, तो उनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है गत वर्ष के लिए वो ग्रॉस टोटल इनकम होती 3 लाख, 6 लाख, 7 लाख 20,000, 8 लाख 10,000, 8 लाख 50,000, 9 लाख 10,000 और 40,000, 9 लाख 50,000 की। अगर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति असाधारण निवासी है, असाधारण निवासी की है, तो उनकी सकल कुल आय गत वर्ष में होती 50,000 और 3 लाख 50,000 और
4,70,000, 4,70,000, 5,60,000, 6 लाख और 6,60,000, 6,60,000 रुपए की। अगर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति गत वर्ष में अनिवासी की होती, नॉन रेजिडेंट की होती, तो उनकी कर योग्य आय होती 1,20,000 और 50,000, 1,70,000, 90,000, 2,60,000, 40,000, 3 लाख और 3,60,000 की। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की निवास स्थितियों में हमने मिस्टर दिनेश चंद्र की जो है सकल कुल आय की गणना की है। तो जब हमने बात की थी कि करदाता का कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए, कर योग्य आय का निर्धारण करने के लिए उसकी निवास स्थिति जानना बहुत आवश्यक है। उसकी निवास स्थिति के आधार पर ही जो है कर योग्य आय का निर्धारण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से स्पष्ट हो रहा है कि करदाता की निवास स्थिति अगर अलग अलग हो तो कर योग्य आय में भी अंतर आ जाता है। जैसे मिस्टर दिनेश चंद्र अगर की निवास स्थिति अगर निवासी की है तो उनकी कर योग्य आय हो रही है 9,50,000 की। अगर दिनेश चंद्र की निवास स्थिति असाधारण निवासी की है तो उनकी कर योग्य आय हो रही है 6,60,000 रुपए की। इसी प्रकार अगर मिस्टर दिनेश चंद्र की जो निवास स्थिति अनिवासी की है तो उनकी जो कर योग्य कुल आय हो रही है 3,60,000 रुपए की। तो देखिए आय में अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो है निवास स्थिति के आधार पर किस प्रकार कर दायित्व का निर्धारण किया जाता है वो आज क्लास में हमने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं कि जो भी आज क्लास में हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।